दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सीक्वेंस से रिलेटेड। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है अब बीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी करना स्टार्ट ही कर चुके होंगे, और जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है सत्र स्टार्ट होता ही था जुलाई मंथ में। तो अब आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है और जो है सत्र भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी तैयारी आप करिए। और हम जहाँ तक प्रयास करते हैं कि सारे कंटेंट आपको जो है अच्छे से और एक व्यवस्थित ढंग से प्राप्त हों। तो देखिए सीक्वेंस होता क्या है। ये टर्म जो है आपका फंक्शन से निकल के आता है। फंक्शन क्या है आपको पता होगा कि अगर आपके पास ए एक सेट है और बी एक सेट है, तो इन दोनों का अगर हम किसी भी रिलेशन में इस प्रकार से अरेंजमेंट करें कि ए का जो ईच एलिमेंट है, ए का ईच एलिमेंट और बिलोंग करे बी के यूनिक एलिमेंट से, तो ऐसी वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, सपोज करिए ये आपका हो गया f सच दैट a to b। इसे पढ़ते क्या है, f मैप a to b या फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f x। तो यहाँ अगर एक एलिमेंट में x का एलिमेंट है तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन y का बनेगा वो किसको रिलेट करेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका एक फंक्शन तैयार हो जाता है। तो ये तो फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये इसी से निकल के आपका सीक्वेंस भी आता है। सीक्वेंस भी एक टाइप का फंक्शन है, और जिसमें क्या होता है कि सेट ऑफ जो आपका नेचुरल नंबर है एफ मैप्स एन इंटू आर, सेट इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर के साथ रिलेशन बनता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, a function f from n to r is called a sequence where n is the set of natural number and R is the set of real number। ठीक, तो n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर के अगर हम प्रत्येक एलिमेंट को रखें तो हमें एक रियल नंबर जो है मिलेगा, तो वह उसका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन तैयार कर लेगा। ठीक, और ये जो फंक्शन बनेगा वह एक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो सीक्वेंस को जनरली जो है an से डिनोट किया जाता है। कुछ लोग इसको जो है कर्ली ब्रैकेट में भी लिखते हैं an, कुछ लोग इसको SN से भी डिनोट करते हैं, या इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो सभी ऑथर्स की अपनी अपनी जो है स्टाइल होती है डिनोट करने की, कहने का मतलब सबका सेम ही होता है। ठीक, अब अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सपोज करिए SN ले लेते हैं, और यहाँ पर n जो हो गया ये इसका एक हो गया सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस अगर है तो इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके टर्म्स हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, या नंबर बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर डिफ़ाइन होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आपकी है n क्या है, SN को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द
सीक्वेंस। तो ये जो होगा Sn हमारा nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस का nवां टर्म जिसे कहते हो वो क्या है, n है। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट आपके आएंगे, अब आप नेचुरल नंबर का है तो अगर आप रखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे 1, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये इसके एलिमेंट हैं। तो सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे किस तरफ जा रहे हैं, ये अगर निकालना होता है तो उसे हम कहते हैं, वो लिमिटिंग पॉइंट होगी, या सीक्वेंस किस तरफ जा रहा है। तो सीक्वेंस अगर जा रहा है तो कन्वर्जेंट किस तरफ हो रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो क्या है, सीक्वेंस किस टाइप का है। ठीक है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक, तो अब सीक्वेंस में रेंज क्या होता है, डोमेन आपको पता चल गया कि जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा उसे हम डोमेन कहते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो सेट ऑफ जो आपका नेचुरल नंबर होता है सीक्वेंस में वो क्या कहलाता है, ये आपका डोमेन कहलाता है, और ये रियल नंबर का सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक, और अब रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स is of a sequence is called range of the sequence। तो जो इसके डिस्टिंक्ट टर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके रेंज कहते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक सीक्वेंस an दिया है -1⁻n। अब इसमें n की वैल्यू आप रखिए, 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो पावर 2 हो जाएगी तो +1, फिर ऐसे -1 +1 आता रहेगा ना। तो अगर इसके रेंज की बात की जाएगी तो रेंज क्या हो जाएगा इसका रेंज आपको निकलेगा, यहाँ पर 2 एलिमेंट केवल हैं, -1 और +1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यही दोनों एलिमेंट ही इसके रेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज भी कंफर्म हो गया आपका। और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, और ये रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोडोमेन ही क्या बन जाती है, आपकी रेंज बन जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं कि उसमें कोडोमेन भी जो होती है रेंज का काम करने लगती है, तो ऐसा फंक्शन आपका भी मिलता है। अब देखिए, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज अगर कर रहा है तो क्या कंडीशन है, क्या डेफिनीशन है, कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ऑफ अ सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक, और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, दोनों का मतलब एक ही है। तो कन्वर्जेंस क्या है जानिए। अब सपोज करिए कोई आपके पास सीक्वेंस दिया है an, ठीक, ये कन्वर्ट कर रहा है किसी लिमिट l पर। तो अगर an जो है l की तरफ बढ़ रहा है और l को अप्रोच कर लेता है तो ये l क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस के लिए लिमिट हो जाती है, और यही l क्या करता है, इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कह देता है।
तो यल क्या होना चाहिए, यल आपका जो होगा अगर फाइनाइट है तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आपका एल इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट अगर है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में DI भी लिखते हैं, कन्वर्जेंट को GCGT लिखते हैं। ठीक, तो ये इसका जो होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की कंडीशन होती है। और आपको पता है इनफाइनाइट अगर पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाता है तो उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं, वही इनफाइनाइट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनीशन हम दिखाते हैं तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l। इस वैल्यू को ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि अगर आप इसकी लिमिट निकालते हो an की, n टेंस टू इन्फिनिटी पर आपकी वैल्यू क्या आती है, वह l आती है। l क्या है, अब आपका फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट है तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, देखिए इसकी एक डिफिनीशन और बनती है, वो डिफिनीशन क्या है कि अ सीक्वेंस an इज कन्वर्ज टू लिमिट l if for all epsilon greater than 0 there exist a positive integer m। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाता है तो क्या होगा, सच डैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, क्या होगा, ये जो आपका n होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ऐसी कंडीशन अगर आपके पास मिल रही है तो वह आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इस टर्म को आप समझिए। देखिए आपको अगर इसे ओपन करना है तो यहाँ पर क्या कौन सा इंटरवल आपको मिलेगा, देखिए इसे और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an माइनस l और an माइनस l इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन। ठीक, तो ये हो गया। इसको और ओपन करेंगे, सब में हम क्या करेंगे, l ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an और an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन या एप्सिलॉन प्लस l। ठीक, तो इससे क्या वैल्यू निकली कि जो आपका an है वो क्या करता है, वो किस में कंटेन करता है, इज बिलोंग्स टू या ऑल एलिमेंट ऑफ an इज बिलोंग्स टू या कंटेंड, यहाँ बिलोंग करिए, अगर एक एलिमेंट है बिलोंग का साइन होगा और अगर आपके पास n एलिमेंट होंगे तो वो सारे के सारे कंटेन करेंगे किस में, आपके ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन में करेंगे। या इस वैल्यू को आप एप्सिलॉन माइनस l कर दें या एप्सिलॉन प्लस l कर दें, वो तो आपको पता ही है। तो अगर ये इसमें कंटेन करता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स कंटेन इन दिस ओपन इंटरवल, इसे इधर लिख देते हैं, an जो होगा आपका वो किस में कंटेन करेगा, इज कंटेन इन ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें अगर कंटेन करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स जो होते हैं वो इस ओपन इंटरवल में कंटेन करने चाहिए। कंटेन करने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी टर्म हैं, अगर एक ओपन इंटरवल एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ले ली जाए, उसको अगर निकाला जाए तो उसके लिए ये जो होगा सारा का सारा एलिमेंट इसमें जाके कंटेन करेगा, सारे एलिमेंट आपको इसमें दिखाई देने लगेंगे।
अगर ऐसी वैल्यू बन रही है तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और नहीं तो इसकी जो दूसरी डिफिनीशन अभी आपको बताई गई थी उसमें क्या है, उसमें केवल आप लिमिट निकालिए, लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, लिमिट इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट। अगर लिमिट जो है ना तो कन्वर्जेंट ही है ना तो डाइवर्जेंट ही दिखा रही है तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो इन सब के मैं एग्जांपल के थ्रू आपको वैल्यू डिफाइन करता हूँ, कैसे जो है कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोई डाइवर्जेंट है तो कोई ऑसिलेटरी है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू जो है समझ लेते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं कन्वर्जेंट के बारे में। सपोज करिए an एक आपका सीक्वेंस दिया गया है और ये 1/n के फॉर्म में है। अब इसकी अगर nth टर्म वैल्यू आपको क्या पता है, 1/n, इसका लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/n, तो क्या आ जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, ये क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है an क्या कर रहा है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो कन्वर्जेंट का एग्जांपल हो गया। डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज करिए यही an आपका ऐसे दिया होता, तो अगर ऐसे दिया होता तो क्या करते, इसकी यहाँ पर an क्या है, n है, लिमिट निकालिए n टेंस टू इन्फिनिटिव पर, तो an की लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। देखिए कुछ अब हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमें निकलते हैं। एक चीज़ तो ये आपके समझ में आ गई कि द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज़ यूनिक। तो द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज़ यूनिक। ये यूनिक होती है, ये एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सीक्वेंस के लिए लिमिट अगर एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, और सीक्वेंस आपका कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट हो सकते हैं, मैं बताऊंगा कि लिमिट और लिमिटिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो वो लिमिटिंग पॉइंट जब आपको बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो के बाद बाउंडेड सीक्वेंस बताएंगे तो उसमें कन्फर्म हो जाता है। लेकिन जो लिमिट होती है वो यूनिक होगी तभी वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। ठीक, तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज करिए कि आपके पास दो सीक्वेंस दिए गए हैं। सपोज करिए एक an है और एक bn है, ये दोनों के दोनों जो है कन्वर्जेंट है। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं तो आपको पता है कि इनकी लिमिट जो होती है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेट आएगी। लिमिट मान लीजिए इसकी l है और इसकी लिमिट मान लेते हैं हमारी bn की m है। ठीक, अब अगर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारी वैल्यू आएगी क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली, l प्लस माइनस m, और यहाँ पर क्या निकल जाएगी, l इंटू m। और अगर इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ देखिए bn की वैल्यू क्या है, 0 तो है नहीं, तो 0 जब है नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, l अपान m, और m जो होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है। तो ये जो सारी वैल्यू आपको मिल रही है ये भी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये भी कन्वर्जेंट ही होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई वैल्यू दी गई है सीक्वेंस की और वो डिफरेंट वैल्यूज़ उसके लिमिट को दिखा रही है या सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, तो उन सभी सीक्वेंसों को अगर आप ऐड करिए
या सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, तो जो आपको नया सीक्वेंस मिलता है या जो आपको लिमिट वैल्यू मिलती है, जो रिज़ल्ट मिलता है, वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक, अब देखिए कुछ यहाँ पर आपको हम जो है फार्मूले भी लिखा देते हैं, जो सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स पॉइंट आप हमेशा लर्न रखिएगा। सम इम्पोर्टेंट लिमिट, तो इसमें वैल्यू क्या होगी, पहले ही सपोज करिए अभी लिमिट आपको बताए गए n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। दूसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n रेज़ टू पावर p कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर n रेज़ टू द पावर p है तो वो आपका सीक्वेंस जो होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। कब, इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन 0। अगर p जो है 0 से बड़ा होगा तभी आपका ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तीसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सपोज करिए an आपकी सीक्वेंस है, इसका पावर जो है 1/n है, तो 1/n है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, तो एक वैल्यू ये हो गई। अगला, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और आपका सीक्वेंस दिया गया है x और पावर इसकी n है, x रेज़ टू पावर n है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको क्या मिलेगी। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 0 होगा। कब, इफ़ x मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन 1। यहाँ लेस दैन 1 की कंडीशन दिखा रहे हैं, या लेस दैन, अगर फंक्शन की वैल्यू सपोज करिए लेस इक्वल हो जाएगी तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इन्फिनिटी किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू आपको पता ऑलरेडी इन्फिनिटी ही आता है। अगर ये वैल्यू आपकी जो है लेस दैन 1 हो जाएगी, सपोज करिए x की वैल्यू आपने यहाँ पर 1/2 रख दिया, तो यहाँ ये पावर क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n। अब आपका कंडीशन डिफाइन हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी पावर आएगा 1/∞ बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, तो ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 आ जाती है। ठीक है, और अगर लिमिट आपका दिया गया है n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n, यहाँ पर ये आपको पता होगा इसका क्या करते हैं, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, उसके बाद इसकी लिमिट निकालते हैं। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट अगर हम निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करके इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी लिमिट हमें 0 मिल जाती है। और देख लेते हैं, तो ये सारी लिमिटिंग वैल्यूज़ जो हैं इनको आप लर्न रखिएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत जो होती है एग्ज़ाम में पड़ती है, और इन क्विकली हमें याद रहे, ये नहीं है कि भूल जाएं। तो ये आपका 6 लिमिट अगर निकाला जाए log n/n, तो आपको पता है अगर कोई दो लिमिट की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उसमें अगर एक की लिमिट जो आएगी, दूसरा अगर बाउंडेड है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाती है। तो 1/n इंटू log n है तो 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिमिट वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। ठीक, और 7th देख लेते हैं। अगर आपको लिमिट यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी चाहे दिखाया जाए चाहे ना दिखाया जाए, उसे आप अंडरस्टूड समझिए कि ये आपका हाइट है तब भी, अगर नहीं है तब भी। अगर आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है 1 + 1/ कुछ भी दिया हो, या x दिया हो या n दिया हो, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर अगर n है तो इसकी वैल्यू आपको e पता है। इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में ओपन करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू आ जाए, सपोज करिए यहाँ पर मैंने रख दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + a/n रेज़ टू द पावर n, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज़ टू द पावर a। सिंपल सा बात। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं ये सारी आपकी डिफ़ाइन होती हैं, जो इंटरमीडिएट में भी आपको बताया गया होगा। इसे आप लर्न में भी रखिएगा।
जैसे इसकी लिमिट वैल्यू अगर मैं निकालूं, देखिए अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं तो पहले इसे ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 बाई एन स्क्वायर एज सो ऑन आता रहेगा ना। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपका दिया है, यहाँ पर क्या 1 प्लस 1 प्लस इसमें आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन, यहाँ पर 1 बाई एन स्क्वायर ऑलरेडी है ही 2 फैक्टोरियल, ऐसे आता रहेगा। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रखोगे तो ये इससे तो कैंसिल हो गया, 1 बाई एन है ही तो ये 1 बाई एन 0 दे देगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एज सो ऑन आता रहेगा। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ई रेज टू द पावर 1 को, क्योंकि आपको पता है ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एज सो ऑन आता रहता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है सीक्वेंस के बारे में बताया गया, कन्वर्जेंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया और डाइवर्जेंट क्या होता है इसके बारे में बताया गया। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम बाउंडेड क्या होता है और जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस में कैसी वैल्यू डिफाइन होती है, कॉसी सीक्वेंस क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो है इस सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, ठीक।